हेलो एंड वेलकम टू एग्रो अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम MPPSC ईन 2013 का पेपर एनालिसिस करेंगे। आज के क्लास पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें कुल 51 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और शिवपाल सर अपनी सफलता सीरीज कोर्स में जल्द ही कंटिन्यू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखें और क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो एग्रो अकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको क्रेडिबल फैकल्टी और क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। आज ही ज्वाइन करें, लिंक गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा मकसद इस 2013 के पेपर के पहले 51 सवालों को बारीकी से समझना है। हम न सिर्फ सही जवाब जानेंगे बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि तैयारी और भी पक्की हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग मतलब कंजंक्टिव यूज की योजना क्यों की जाती है? इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए, ये एक बहुत ही ब्रॉड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है। ब्रॉड मतलब? इसमें कई फायदे एक साथ देखे जाते हैं। जी बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ एक नहीं होता। इससे हम नहर की सप्लाई भी बढ़ाते हैं, जो खराब क्वालिटी का ग्राउंड वाटर है उसे भी इस्तेमाल कर पाते हैं, और सबसे जरूरी वाटर लॉगिंग यानी जल भराव को भी रोकते हैं। अच्छा, तो ये एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वितरकों यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिस्चार्ज आमतौर पर कितना होता है? ये एक तथ्यात्मक सवाल है। इसका सही जवाब है बी, लेस देन 30 क्यूमेक। मतलब 30 क्यूमेक से कम? हाँ, ये एक स्टैंडर्ड डिजाइन पैरामीटर है। आमतौर पर नहर प्रणाली में जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, उन्हें 30 क्यूमेक से कम डिस्चार्ज के लिए ही डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3। नहर को किसी प्राकृतिक नाले के ऊपर से गुजारने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्वेडक्ट यानी जल सेतु। एक्वेडक्ट। जी। इसमें खास बात यह है कि एक्वेडक्ट तभी कहलाएगा जब नहर का जो बेड लेवल है, मतलब उसका तल, वो नाले के हाईएस्ट फ्लड लेवल से भी ऊपर हो। ओके, ये एक बहुत जरूरी कंडीशन है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। आर्क वेल्डिंग में वर्क और इलेक्ट्रोड के बीच आर्क कैसे बनता है? इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आर्क असल में सिर्फ करंट से नहीं बनता। तो फिर? ये वोल्टेज, करंट का फ्लो और जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है, इन तीनों के मिले जुले असर से पैदा होता है। तो तीनों ही फैक्टर जरूरी हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। वेल्ड क्षय या वेल्ड डिके की घटना किससे संबंधित है? ये डी, स्टेनलेस स्टील से जुड़ी एक बहुत खास समस्या है। स्टेनलेस स्टील? पर वो तो जंगरोधी होता है। हाँ, लेकिन वेल्डिंग की गर्मी की वजह से वेल्ड के पास वाले हिस्से में क्रोमियम की कमी हो जाती है और वहां जंग लगने लगता है। इसी को वेल्ड डिके कहते हैं। अच्छा, ये तो मटेरियल साइंस का काफी डीप कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ठंडी छेनी मतलब कोल्ड चिजल्स जी, कैसे बनाई जाती हैं? इन्हें फोर्जिंग यानी गढ़ाई से बनाया जाता है। फोर्जिंग से? जी। इस प्रक्रिया में धातु को गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है। इससे उसका शेप तो बनता ही है, साथ में वो और मजबूत भी हो जाती है। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7। हॉट टेयर शब्द किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है डी, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। इनमें से कोई नहीं। तो फिर ये है क्या? हॉट टेयर असल में कास्टिंग प्रक्रिया से जुड़ा एक डिफेक्ट है, मतलब एक दोष है, और कास्टिंग का ऑप्शन यहाँ दिया नहीं गया है। ओके, तो ये सवाल विकल्पों की वजह से ट्रिकी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8। कृषि ट्रैक्टरों में कंपन वाइब्रेशन का लेवल किस रेंज में होता है? इसकी सही रेंज है बी, 2 to 8 हर्ट्ज। 2 से 8 हर्ट्ज। ये रेंज इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये रेंज हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, जो ऑपरेटर के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। अच्छा, तो ये एर्गोनॉमिक्स के लिहाज से एक बहुत जरूरी पैरामीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य के लिए शोर का सुरक्षित स्तर कितने डेसिबल के बीच होता है? इसका सही उत्तर है डी, 70 से 80 डेसिबल। 70 से 80 डेसिबल। इससे ज्यादा का शोर खतरनाक हो सकता है। जी, अगर लंबे समय तक इससे ज्यादा शोर में रहा जाए तो सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एर्गोनॉमिक्स से ही जुड़ा है। एक अच्छी सीट सस्पेंशन डिजाइन में ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? ये हमेशा ए, लेस देन यूनिटी होनी चाहिए, मतलब 1 से कम। 1 से कम? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि सीट को वाइब्रेशन को कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर ट्रांसमिसिबिलिटी 1 से कम है, तभी वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रही है। बिल्कुल लॉजिकल है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11। एक मानव ऑपरेटर के लिए सबसे आरामदायक तापमान की सीमा क्या है? सही रेंज है C 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स को आमतौर पर कितनी हवा की गति और कितने हवा के दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है? इसके सही मान है C 110 and 50। मतलब 110 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार और 50 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर का दबाव। हाँ, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जिन्हें डिजाइन में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब हम वाटरशेड से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक वाटरशेड को छोटा वाटरशेड कब कहा जाता है? जब B ओवरलैंड फ्लो इज मेजर कंट्रीब्यूटर। मतलब जब सतही प्रवाह अपवाह का मुख्य स्रोत हो। जी, बड़े वाटरशेड्स में चैनल फ्लो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन छोटे वाटरशेड में बारिश का पानी जो जमीन की सतह पर बहता है वही मुख्य होता है। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 14। एक वाटरशेड में सभी चैनलों की कुल लंबाई और वाटरशेड के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे D ड्रेनेज डेंसिटी यानी जल निकासी घनत्व कहा जाता है। ड्रेनेज डेंसिटी। जी, ये क्या बताता है? ये बताता है कि उस इलाके में नदी नालों का जाल कितना घना है। ज्यादा डेंसिटी मतलब पानी तेजी से बहेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15। समय के प्रतिशत के मुकाबले स्ट्रीम डिस्चार्ज का ग्राफ जिसमें प्रवाह बराबर या उससे ज्यादा होता है क्या कहलाता है? इसे कहते हैं C फ्लो ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन कर्व। जी, ये जल संसाधनों की उपलब्धता का विश्लेषण करने में बहुत मदद करता है कि साल के कितने प्रतिशत समय में कितना पानी उपलब्ध रहता है। बहुत ही उपयोगी टूल है ये। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सवाल। क्वेश्चन नंबर 16। एक त्रिकोणीय हाइड्रोग्राफ का पीक फ्लो 20 क्यूमिक है जो 10 घंटे पर होता है। टाइम बेस 40 घंटे है। अगर वाटरशेड का एरिया 72 वर्ग किलोमीटर है तो प्रभावी वर्षा क्या होगी? इसे कैलकुलेट करना होगा। हाइड्रोग्राफ का जो एरिया होता है वो रन ऑफ का कुल वॉल्यूम देता है। तो फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बिल्कुल, 12 40 घंटे 20 क्यूमेक। इससे जो वॉल्यूम आएगा उसे वाटरशेड के एरिया से डिवाइड कर देंगे। सही उत्तर आएगा C 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन के बाद 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 17, ये भी एक न्यूमेरिकल जैसा ही है। स्टैंडर्ड कर्व नंबर मेथड के हिसाब से 40 मिलीमीटर की वर्षा से अपवाह शुरू करने के लिए न्यूनतम कर्व नंबर क्या होना चाहिए? ये SCS-CN मेथड के फॉर्मूले से निकलेगा। इसका सही उत्तर है B 55.95। 55.95। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। एक विमा रहित इकाई हाइड्रोग्राफ यानी डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ का शिखर किन निर्देशांकों द्वारा दिया जाता है? देखिए, स्टैंडर्ड डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक 1 पर होता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा D नन ऑफ दीज इज करेक्ट। अच्छा, तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है? ये ध्यान रखना होगा। जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीकों का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है D ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आजकल इन तकनीकों का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। मतलब नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, लैंड यूज प्लानिंग और वाटरशेड विकास, इन सब में। हाँ, इन सभी कामों की प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20। वाटरशेड के क्षेत्रफल और वाटरशेड की परिधि के बराबर परिधि वाले वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? ये थोड़ी जटिल परिभाषा है। इसे A कंपैक्टनेस कोएफिशिएंट कहते हैं। कॉम्पैक्टनेस कोएफिशिएंट, ये क्या मापता है? ये मापता है कि वाटरशेड का आकार एक वृत्त के कितना करीब है, मतलब वो कितना गोल है या कितना लंबा और संकरा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें 2 कथन हैं। पहला, वाटरशेड की निगरानी और मूल्यांकन एक ही है। दूसरा, निगरानी आंतरिक रूप से होती है जबकि मूल्यांकन बाहरी एजेंसी करती है। कौन सा सही है? इसमें सही विकल्प है B स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। मतलब पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। जी, मॉनिटरिंग एक लगातार चलने वाली इंटरनल प्रक्रिया है जो हम खुद करते हैं, जबकि इवैल्यूएशन समय समय पर होता है और अक्सर कोई बाहरी एजेंसी करती है ताकि एक निष्पक्ष राय मिल सके। बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कंटूर बॉन्ड्स किन क्षेत्रों के लिए रेकमेंड किए जाते हैं? इसका सही जवाब है B लो रेनफॉल
एंड हाई इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कम वर्षा और उच्च घुसपैठ क्षमता वाले क्षेत्र। हाँ, क्योंकि इन क्षेत्रों में हमारा मकसद होता है बारिश के कम पानी को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोककर जमीन में सोखने का मौका देना। जी कॉन्टूर बंस यही काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉप संरचनाओं ड्रॉप स्ट्रक्चर्स को किन पहलुओं के संबंध में डिजाइन किया जाता है? इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। एक सुरक्षित और प्रभावी ड्रॉप स्ट्रक्चर के लिए। बिल्कुल। हाइड्रोलॉजिक, हाइड्रोलिक और स्ट्रक्चरल तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, पानी कितना आएगा, वो कैसे बहेगा और स्ट्रक्चर खुद कितना मजबूत होगा, ये तीनों चीजें देखी जाती हैं। सही है। अब वापस ग्रीन हाउस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों को अधिकतम प्रकाश मिले इसके लिए ग्रीन हाउस की धुरी किस दिशा में रखी जाती है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसे ए, नॉर्थ साउथ दिशा में रखा जाता है। उत्तर दक्षिण, ऐसा क्यों? ताकि जब सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाए तो उसकी रोशनी ग्रीन हाउस की लंबी वाली साइड पर ज्यादा से ज्यादा देर तक पड़े और अंदर के सभी पौधों को बराबर धूप मिले। वाह, बहुत सिंपल और इफेक्टिव लॉजिक है। जी। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन हाउस को लकड़ी के फ्रेम, पाइप फ्रेम और ट्रस फ्रेम, इन 3 प्रकारों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ये वर्गीकरण सी, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के आधार पर है। साफ है, ये उनके बनाने के तरीके पर आधारित है। हाँ, कि उनका ढांचा किस चीज से और कैसे बना है। ठीक है। अब कुछ सवाल सर्वेइंग से। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या तैयार करना है? प्राथमिक उद्देश्य है एक सी, मैप यानी नक्शा तैयार करना। नक्शा। जी, जो उस क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति को दिखाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, थियोडोलाइट की फेस लेफ्ट स्थिति में वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के किस तरफ होता है? फेस लेफ्ट में वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के ए, लेफ्ट यानी बाईं ओर होता है। और फेस राइट में दाईं ओर होगा। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ज्ञात ऊंचाई के बिंदु पर रखे गए लेवलिंग स्टाफ पर लेवल द्वारा ली गई रीडिंग को क्या कहते हैं? इसे ए, बैकसाइट रीडिंग कहा जाता है। बैकसाइड, ये पहली रीडिंग होती है ना? हाँ, सर्वे शुरू करते समय या इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद जो पहली रीडिंग किसी ज्ञात ऊंचाई वाले पॉइंट पर ली जाती है वो हमेशा बैकसाइट होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, WCB सिस्टम में बियरिंग 168 डिग्री 13 मिनट्स को QB सिस्टम में कैसे लिखेंगे? 168 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में है, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच। तो इसे 180 से घटाना होगा। जी, 180 डिग्री 168 डिग्री 13 मिनट करने पर आएगा 11 डिग्री 47 मिनट। तो सही रूपांतरण होगा CS 11 डिग्री 47 E। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोलिक जंप कब होता है? हाइड्रोलिक जंप तब होता है जब फ्लो C सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल में बदलता है। सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल, मतलब तेज उथले प्रवाह से धीमे गहरे प्रवाह में? एग्जैक्टली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, पानी को रोकने वाली संरचना को पलटने से बचाने के लिए सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? ये सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है। इसका सही जवाब है डी, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। इनमें से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि पलटने से बचाने के लिए हमें रीस्टोरिंग मोमेंट को बढ़ाना होता है, घटाना नहीं। और संरचना का सेल्फ वेट भी बढ़ाना होता है, घटाना नहीं। दिए गए विकल्प उल्टे हैं। अच्छा, तो ये एक ट्रैप क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से जल मापन उपकरण को आउटलेट पर फ्री फ्लो की जरूरत नहीं होती? सही जवाब है सी, पर्शाल फ्लूम। पर्शाल फ्लूम, ये बाकी सबसे अलग कैसे है? ज्यादातर उपकरणों को सही रीडिंग के लिए फ्री फ्लो चाहिए होता है, लेकिन पर्शाल फ्लूम का डिजाइन ऐसा है कि वो सबमर्ज्ड यानी डूबी हुई स्थिति में भी काफी सटीक माप दे सकता है। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है फील्ड कंडीशंस के लिए। जी। क्वेश्चन नंबर 33, हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो HAF कूलिंग सिस्टम में हवाई की गति की दर कितनी होनी चाहिए? इसकी सही सीमा है D, 36 to 54 क्यूमिस स्क्वायर मीटर। 36 से 54। ठीक है, ये एक डेटा बेस्ड सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 34, रिन्यूएबल एनर्जी से बायोगैस में कौन सी गैस अधिक अनुपात में होती है? बायोगैस में सबसे ज्यादा होती है D, मीथेन यानी मीथेन। मीथेन लगभग कितनी? ये लगभग 50 से 70% तक होती है और यही गैस जलती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 35,
भारत में औसतन धूप वाले दिनों में 1 वर्ग मीटर का सोलर कलेक्टर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर कितना गर्म पानी दे सकता है? ये लगभग 75 लीटर गर्म पानी दे सकता है। 75 लीटर। जी, एक अनुमानित आंकड़ा है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। सौर पैनल में सौर कोशिकाओं द्वारा सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? सौर कोशिकाओं द्वारा इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टिक प्रभाव कहते हैं ना? बिल्कुल सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। पवन चक्की के काम करने के लिए न्यूनतम हवा की गति कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम गति है 10 किलोमीटर घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे कट इन स्पीड भी कहते हैं। जी। इससे कम हवा में ब्लेड घूमते ही नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 38। बायोमास को किस में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है डी। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब तरल ईंधन, हाइड्रोजन और प्रोड्यूसर गैस तीनों में। हाँ, बायोमास एक बहुत वर्सेटाइल स्रोत है। इसे अलग अलग प्रक्रियाओं से इन सभी रूपों में बदला जा सकता है। ठीक है। अब सॉइल इरोजन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। वर्षा की बूंदों की मार से मिट्टी के कणों का अलग होना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं स्प्लैश इरोजन या बौछार क्षरण। स्प्लैश इरोजन। यस। ये जल क्षरण का पहला कदम है। जी, यहीं से कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 40। फ्राउड संख्या किसका अनुपात है? ये डी इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जड़त्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। ओपन चैनल फ्लो में यह बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। हाँ, ये बताता है कि फ्लो सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल। सही है। क्वेश्चन नंबर 41। मिट्टी के तटबंध से खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो हाइड्रोस्टैटिक दबाव वाले और बिना दबाव वाले क्षेत्र को अलग करती है, क्या कहलाती है? इस रेखा को सी फ्रिएटिक लाइन या फ्रिएटिक लाइन कहा जाता है। फ्रिएटिक लाइन। यस। इसे सीपेज लाइन भी कहलाती है। जी, ये दिखाती है कि बांध के अंदर पानी का लेवल कहाँ तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। चिकनी मिट्टी में रेतीली मिट्टी की तुलना में कणों का अलगाव कम क्यों होता है? क्योंकि सी clay soils have more cohesive force than sandy soils। हाँ, मतलब चिकनी मिट्टी में ससंजक बल ज्यादा होता है। हाँ, उसके कण एक दूसरे से मजबूती से चिपके रहते हैं, जिस वजह से उनका कटना मुश्किल होता है। लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 43। मिट्टी का क्षरण किस भूमि से अधिक होगा? ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। क्षरण कवर्ड बाय कल्टिवेटेड क्रॉप वाली भूमि से सबसे अधिक होगा दिए गए विकल्पों में। खेती की गई फसल से ढकी हुई, जंगल या घास से ज्यादा? जी, क्योंकि जंगल, झाड़ी या घास मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। खेती वाली जमीन की मिट्टी जुताई की वजह से ढीली और उजागर होती है, इसलिए वो आसानी से कट जाती है। अच्छा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 44। फिर से 2 कथन। पहला, वाटरशेड विकास में लोगों की भागीदारी जरूरी है। दूसरा, सफल प्रोजेक्ट का भ्रमण कराकर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इसका सही विकल्प है सी। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। दोनों कथन सही हैं। हाँ, जन भागीदारी के बिना कोई भी वाटरशेड कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता और उन्हें मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक सफल उदाहरण दिखाना। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45। अगर एक वन वाटरशेड को शहरी वाटरशेड में बदल दिया जाए तो क्या होगा? इसका भी सही विकल्प सी। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू है। मतलब हाइड्रोग्राफ का पीक टाइम और बेस टाइम कम हो जाएगा और पीक फ्लो बढ़ जाएगा। जी, शहरीकरण से जमीन पक्की हो जाती है, पानी तेजी से बहता है जिससे पीक जल्दी आता है और ज्यादा पानी एक साथ इकट्ठा होने से पीक फ्लो भी बढ़ जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 46। अंदर की ओर बढ़ती ऊंचाई वाले संकेंद्रित बंद कॉन्टूर क्या दर्शाते हैं? ये एक सी हिल यानी पहाड़ी को दर्शाता है। और अगर ऊंचाई अंदर की ओर घटती तो वो एक डिप्रेशन या तालाब होता। सही। क्वेश्चन नंबर 47। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोट्रांसपिरेशन के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके सीधे मापन के लिए बी लाइसीमीटर का उपयोग किया जाता है। लाइसीमीटर। जी, बाकी विधियां तो अनुमान या गणना पर आधारित है, लेकिन लाइसीमीटर इसे सीधे मापता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का प्रदर्शन संतोषजनक कब माना जाता है? जब एकरूपता गुणांक यानी यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कितना हो? ये डी 85% या उससे अधिक होना चाहिए। 85% से ज्यादा। यह दिखाता है कि पानी सब जगह बराबर पहुंच रहा है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 49। एक ही मिट्टी के नमूने की जल सामग्री के बारे में क्या कह सकते हैं जब उसे 13 बार और 15 बार के दबाव में रखा जाए?
A. Water content will be more at 13 bar pressure. मतलब 13 बार के दबाव पर पानी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 13 बार फील्ड कैपेसिटी के पास होता है और 15 बार परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के पास। कम दबाव पर मिट्टी ज्यादा पानी होल्ड कर पाती है। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 50। हाइड्रोलिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए एक खुले चैनल का सबसे कुशल क्रॉस सेक्शन कौन सा है? सबसे कुशल आकार होता है D. सेमी सर्कुलर यानी अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार। जी, क्योंकि दिए गए क्षेत्रफल के लिए इसकी भीगी परिधि यानी वेटेड पेरीमीटर सबसे कम होती है, जिससे घर्षण कम होता है। ओके। और आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51। एक स्वदेशी जल उठाने वाला उपकरण 4 LPS का निर्वहन करता है। 8 घंटे में 0.2 हेक्टेयर की सिंचाई होती है। लागू पानी की औसत गहराई क्या है? इसे भी कैलकुलेट करना होगा। कुल वॉल्यूम डिस्चार्ज गुणा समय को सिंचित क्षेत्रफल से भाग देकर गहराई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारी यूनिट्स को एक जैसा करके कैलकुलेट करने पर सही जवाब आएगा B5.76 सेंटीमीटर्स। तो ये थे MPPS AI 2013 पेपर के पहले 51 प्रश्न। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से सभी को प्रश्नों के पैटर्न और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स का अच्छा अंदाजा लगा होगा। आप सभी छात्र कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए, और अगर आप इस सीरीज का अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। एग्रो अकेडमी से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही उपयोगी क्लासेस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।